आजच्या जैन युवा संमेलनाचा आपला विषय आहे तो अल्पसंख्याक छात्रवृत्ती, शिक्षण, ऋण तथा विविध सहायता योजना, तसेच अल्पसंख्यकों के धार्मिक घटनात्मक हक, विश्वस्त और समाज के लिए विशेष व्यक्तियों के लिए। आणि या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी माननीय श्री निरंजनजी जुवा सर, अहमदाबाद, प्रभारी PJS मायनॉरिटी नॉलेज सेंटर हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपल्याला जैन समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळून अनेक वर्ष झाली, परंतु अल्पसंख्याक म्हणजे काय आणि त्याचे काय फायदे आहेत हे आपल्या कुणालाही आजपर्यंत माहीत नाही। आणि हे माहीत व्हावं त्याचे आपण या अल्पसंख्याकाच्या फायद्यांचा आपण लाभ घ्यावा या उदात्त हेतूने आजचा हा कार्यक्रम आपण आयोजित केलेला आहे। आणि या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात। सेवादल बहुउद्देशीय अल्पसंख्याक संस्था सोलापूर, पुणे, सातारा, उस्मानाबाद, नगर, बीड आणि मुंबई या 7 जिल्ह्यांच्या या संस्थेचं हे 25व्या वर्षात संस्था पदार्पण करत असताना हे आणखी एक जैन युवा संमेलन जे समाजातील सर्वच युवकांसाठी अतिशय प्रेरणादायी आणि अल्पसंख्याकांच्या सर्वच धार्मिक घटनात्मक हक्क, विश्वस्त आणि समाजातील सर्वच विशेष व्यक्तींना जे काही लाभ आहेत त्या सर्वांसाठी आजचं हे सत्र या ठिकाणी सन्मति सेवादलच्या वतीनं आयोजित करण्यात आलेले आहे। 2 सितंबर 2023 के शुभ दिन पर पश्चिमी महाराष्ट्र के जैन युवाओं की प्रातिनिधिक संगठन के रूप में श्री सन्मति सेवादल बहुउद्देशीय अल्पसंख्यक संस्था ने अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। गत 24 साल में संस्था हर साल एक नई ऊंचाई छू रही है। 7 जिलों के सैकड़ों गांवों में 2000 सदस्यों वाले श्री सन्मति सेवादल की संख्यात्मक घुड़दौड़ निश्चित रूप से एक सराहनीय है, लेकिन सेवादल केवल संख्यात्मक कार्य से संतुष्ट नहीं है। सेवादल ने आज तक अपना कार्य का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। विभिन्न गतिविधियाँ जैसे धार्मिक गतिविधियों का आयोजन, साधु संत का आहार विहार, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत शिखरजी पहाड़ स्वच्छता अभियान, सकल जैन वधु और परिचय सम्मेलन, 7 जिलों का सामूहिक भगवान महावीर जन्म कल्याणक प्रभावना महोत्सव, जैन युवा सम्मेलन आदि अनेक प्राचीन जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार का कार्य आज तक संस्था की तरफ से किया गया है। ज़रूरतमंद मरीजों और विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता संस्था की ओर से दी जा रही है। श्री सन्मति सेवादल के शिखर पहाड़ स्वच्छता अभियान का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, श्री दिगंबर जैन महासमिति, दक्षिण भारत जैन सभा, फेडरेशन ऑफ हुमर जैन समाज, इन राष्ट्रीय संस्था द्वारा सन्मति सेवादल के कार्यों की प्रशंसा आज तक की गई है। संघाचे एक 5 मिनिटांमध्ये या ठिकाणी आगमन होत आहे। सर्व त्यागींचे आहार निर्विघ्नपणे संपन्न झालेले आहेत, निरंतर झालेले आहेत। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, आचार्य संघ की जय जिनेन्द्र। जय बोलो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। सर्वांनी बसून घ्यायचंय, सर्वांनी पुढे बसा। जिथे खुर्च्या मोकळे आहेत त्यांनी पटापट पुढे येऊन बसायचे। जय बोलो परमपूज्य आचार्य धर्मालंकार रजन सागरजी महाराज की। जय बोलो खानदेश के प्रथम आचार्य कोमल हृदयी 108 मयंक सागरजी महाराज की। आचार्य संघ की। आलेल्या प्रत्येक अतिथींचं इथं दौंडवासियांकडून स्वागत आहे। आज ये जैन युवा सम्मेलन हम 108 आचार्य मयंक सागर महाराज जी के सानिध्य में बड़े उत्साहपूर्वक धूमधाम से मना रहे हैं। ये बड़ा मंगलमय क्षण है। कहते हैं साधू संत येते घरा तोची दिवाळी दसरा, याची खरंच आम्ही अनुभूती घेत आहे। सच वैसे ही हो रहा है। पहली बात
अभूतपूर्व विकास, ये दौंड के चंद्रप्रभु भगवान मंदिर का ये जो विकास हो गया है, ये सब कुछ आचार्य भगवान की कृपा है। कलश स्थापना, मुकुट सप्तमी, मोक्ष मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम तो देखने लायक था। और जो दो समाधि हो गई महाराज जी की और एक माता जी की, वो भी मिलना सौभाग्य की बात है। दौंड की भूमि तो पावन हो गई है। राखी पर्व, ये सब कार्यक्रम गुरु कृपा से हुए हैं। छोटे से दौंड में गांव में कभी सोचा नहीं था कि ये सब हो सकता है। आचार्यों के सानिध्य से ये सब हो गए, असीम कृपा है। अब ये दौंड सकल जैन, इसलिए दौंड संगठित हुआ है और धर्म प्रभावना का करने का हमें एक अवसर मिला है। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फोटो अनावरण से। फोटो अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सुभाष शाह दौंड, सुभाष काका, मेहरबाई गांधी, श्री मनीष शाह सोलापूर, सन्मती संस्थेचे अध्यक्ष पण आहेत, प्रकाश शाह दौंड, प्रीतम कोठारी फलटण, श्री वीरकुमार दोषी सदाशिवनगर, संदेश गांधी भीमानगर, प्रमोद दोषी खटावकर, राजाकाका गांधी बारामती, दीपक होरा यांनी सर्वांनी पटापट पुढे यायचं आहे। फोटो अनावरण करून कार्यक्रमाला सुरुवात करायची आहे। सुशील भाई या सर्वांना घेऊन सागर महाराजांच्या फोटोचे आणि रयन सागर महाराजी आचार्य दोन्ही आचार्यांच्या फोटोचे अनावरण होत आहे। आता आपण दीप प्रज्वलन करत आहे। सर्वांनी टाळ्याच्या ह्याच्यात गडगडात त्याचं स्वागत करायचं आहे। अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतो मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव पहुँचे वहाँ हम जा नहीं सकते, हम जा नहीं सकते। अंधाराकडून तेजाकडे नेणारी ही ज्योत सर्व मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी तेवती आहे। एक शुभ कार्य मंगलाचरण से होता है। ये रीत है, हर कार्य सुनिश्चित करे और कार्य कुशलता पूर्वक हो, जीवन मूल्य संस्कार के साथ आगे परस्त रहे। इसलिए मंगलाचरण को मैं पल्लवी शाह से आमंत्रित करती हूँ कि वो मंगलाचरण बोले। जय हो देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय हो 1008 अंतिम शासनपति महावीर भगवान की जय। जय हो 108 चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की जय। जय हो 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। जय हो धर्म अलंकार रयन सागर महाराज की जय। जय हो 108 कोमल हृदयी मयंक सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो, हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया, आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो, है गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो, है गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। जय जिनेन्द्र। हृदयी मयंक सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में हमें ये कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। चरण रखते हैं गुरु जहाँ, चरण रखते हैं गुरु जहाँ, पुण्य सैलाब आता है। पाप कटते हैं नज़रों से, चरण में शीश झुकता है।
कुछ मांगो या न मांगो गुरुवर से बिन मांगे सब मिलता है। प्रभु कृपा से गुरु मिले हैं, अब गुरु कृपा से प्रभु को पाना है। तो गुरु भक्ति करने के लिए आ रही है खुशी संखेसरा, ईडर, गुजरात। खुशी एक नृत्य के द्वारा वो अपनी भक्ति कर रही है। ઝંખે છે મારા નયન, શ્વાસોમાં તારું છે રટણ, ઝંખું છું તારું જ શરણ. હું તો તારા પ્રેમમાં છું ખોવાયો, તારા રંગમાં છું રંગાયો. ના થાજે દૂર કદી હું તારો, તું મારો, હું તારો, તું મારો. જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે, જેના પાવન પગલાથી ધરતી ધબકાર કરે. ને વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે, ને વીર પ્રભુનો વેશ ધરી સંયમ શણગાર કરે. દેવો પણ સાધુ જીવનનો જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય જયકાર કરે, જય जयकार करे. की शुरुआत करनी है. आप सबको आशीर्वाद दीजिए कार्यक्रम के लिए. नमस्तु 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 महाराज. पांडुरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाज जयेंद्र गौस्तु मंगलम. बजादिक्रमदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुलायक चंदापुर भगवान की, चारित्र चक्रोचाचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य धर्मलंकार गुरुचरण महाराज की. जयकारा गुरुदेव का. जोरात म्हणा जयकारा गुरुदेव का. आचार्य संघ की. धर्म से बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो अत्यंत खुशी के साथ हो रहा है, बड़ी उत्साह के साथ हो रहा है. तो इस तरह से कार्यक्रम में जो भी भाग ले रहे हैं, जिन्होंने भी कार्यक्रम किया, सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद है.
ऐसे कार्यक्रम हमेशा होता रहे जिससे जैन धर्म की विशेष प्रभावना होती है, लोगों को मालूम पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो इसके लिए सभी को भाग लेना चाहिए। देखिए आज लोगों की संख्या कम है, ऐसे जैसे भी कार्य होते हैं तब उसी कार्य में मालूम पड़ते सभी लोगों को आना चाहिए। ऐसे आएंगे तो प्रभावना होती है जैन धर्म की और विशेष सबको लाभ मिलता है, कुछ ना कुछ लाभ मिलता ही मिलता है। तो इसलिए सभी को भाग लेकर के पुण्य अर्जन करना चाहिए। यही सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद है। नमस्तु महाराज जी। अभी मैं श्री निरंजन जुआ इनका पुणे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और BGS माइनॉरिटी मिशन के राष्ट्रीय संयोजन और BGS माइनॉरिटी नॉलेज सेंटर के प्रभारी हैं। संपूर्ण देश में अल्पसंख्यकता के अधिकारों को और लाभों पर जन जागृति करने का कार्य करते हैं। पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली द्वारा गठित की एक समिति के द्वारा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक सुझावों के साथ एक रिपोर्ट भारत सरकार को वो निकट भविष्य में प्रस्तुत करते हैं। आज निर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में श्री निरंजन जुआ जैन देश के नागरिकों के व्यवसायों एवं विशेष रूप से उच्च शिक्षित युवाओं को एम्पावर करने की तथा सशक्त जैन समाज की परिपक्वता को मूर्त स्वरूप देने के भागीरथ कार्य करते हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्री माननीय निरंजन जुआ आमंत्रित करते हैं होगी वो स्टेज पर आकर आप कार्यक्रम शुरुआत करिए। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ माइनॉरिटी बाय स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी प्लेन कागज़ पर ये लिखेगा कि मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, मैं जैन समाज से हूँ, बस ये मोर देन सफिशिएंट है। उसके ऊपर सरकार उंगली नहीं खड़ी करती है। आगे क्लियर हो गया सबको कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के एवज में विद्यार्थी प्लेन कागज़ के ऊपर जो है डिक्लेरेशन करेगा। इसका फॉर्मेट भी है, मैं आपको आगे फॉर्मेट भी दे दूंगा। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सिंपल प्रोसीजर कर दिया है। एक सरकार की पॉलिसी होती है सेल्फ गवर्नेंस की, उस सेल्फ गवर्नेंस की पॉलिसी के तहत ये स्कीम लाई गई है कि विद्यार्थी खुद ही डिक्लेयर कर दे कि मैं इस समुदाय से हूँ और अल्पसंख्यक समुदाय से हूँ, तो उसको मान्य रखा जाएगा। मार्कशीट की कॉपीज, जो फीस भरी है उसकी कॉपी, पासबुक का मतलब जो पहला पन्ना होता है जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर का नाम आदि होता है, उसकी कॉपी लगेगी। और अपडेट आधार कार्ड, ये आधार कार्ड जो अभी लिंक्ड जो आया है 10 साल पुराने हो गए, उनको अपडेट करना है। अगर वो अपडेट नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो अपडेटेड आधार कार्ड लगाना होगा, उसकी कॉपी। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इतनी चीज़ें हैं। इसमें सरकार से आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, बाकी सब आपके घर में। मतलब इट इज़ वेरी इजी टू मेक एन एप्लीकेशन। खाली सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको सरकार से लाना है, तहसीलदार से लाना है। अभी मैंने जितनी बात की उसको मैं जो है एक फिर से उसकी जिस्ट आपके सामने रख देता हूँ कि बैंक अकाउंट सिर्फ विद्यार्थी के नाम का होगा। बैंक अकाउंट KYC होना चाहिए। KYC आप सब समझते हैं KYC क्या होता है? और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम विद्यार्थी का बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसमें नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो होते नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार पैसा देगी तो उसमें आ जाएगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बाहर पढ़ते हैं, माता पिता हर महीने उनको पैसा भेजते हैं, तो उनका अकाउंट डोरमेंट नहीं होता है क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन हर महीने होता है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन 6 महीने तक हुआ नहीं है, तो बैंक उस अकाउंट को फ्रीज कर देती है, मतलब उसको सील कर देती है, उसको डोरमेंट बोलते हैं। यदि सरकार ने उस समय छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफ़र किया, DBT से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से पैसा ट्रांसफ़र होता है, और उस समय अगर बैंक अकाउंट डोरमेंट है तो वो पैसा वापस चला जाएगा। फिर जो है सरकार से दोबारा पैसा लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो माता पिता को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर 2-3 महीने के अंदर भले 10-20 रुपये का जो है आप एक ट्रांजैक्शन करें, लेकिन विद्यार्थी के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जरूर कर दें, ताकि अकाउंट कभी भी डोरमेंट नहीं होगा। हायर इनकम ग्रुप्स इसमें अप्लाई न करें, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और NSP पर जिस शिक्षण संस्थान में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं, अभी 1ली से 8वीं तक तो जो है बंद हो गया, लेकिन 9th में
हो सकता है कि 8वीं के बाद मिडिल स्कूल के बाद आपने कोई दूसरा स्कूल चॉइस किया है, तो वहाँ कंफर्म कर लीजिए कि आप रजिस्टर्ड हैं एनएसपी के ऊपर, या दूसरे विद्यार्थियों से भी कंफर्म किया जा सकता है कि भाई एप्लीकेशन होती है, विद्यार्थियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल रही है, उतना जो है वेरीफाई कर लेना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसा मैंने कहा 3.5-4 महीने खुला रहता है, और इसकी जानकारी आपको बहुत अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, अभी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एक तो यहाँ कर्सर देख रहे हैं आप, ये जो रेड इंक में न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहले इसको देख लीजिए, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ये जो बच्चा पहली बार एप्लीकेशन करेगा किसी कोर्स में, तो उसे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, और जैसा मैंने समझाया था एप्लीकेशन करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन करना है, और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको लॉगिन पासवर्ड आईडी मिलेगा, उसके बाद उसे जो है एप्लीकेशन करनी है। एक बात तो ये। दूसरा, अभी हमने वेरिफिकेशन की बात की, तो वेरिफिकेशन किस किस लेवल पर होता है वो समझ लीजिए कि पहला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से आती है वेरिफिकेशन की, वो समझिए। जैसे ही विद्यार्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेगा, वैसे ही उसको एक एसएमएस आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये अगर ये विद्यार्थी को ये लगता है कि हमने एप्लीकेशन कर दी और ये अगर एसएमएस नहीं आया है, तो कहीं चिंता का विषय है, चेक करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो सकता है, कहाँ से चेक कर सकते हैं, किसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम टाइम टू टाइम विद्यार्थियों को, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है मुझे कांटेक्ट करते हैं तो उनको हम देते हैं। दूसरा, जैसे ही विद्यार्थी ने एप्लीकेशन लगाई, इमीडिएट विदाउट लूजिंग इवन ए सिंगल सेकेंड, वो एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट के खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो इंस्टीट्यूट जो है वो एप्लीकेशन वेरीफाई करने का काम करता है, और जब वो इंस्टीट्यूट उस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देगा, तो फिर से एक एसएमएस आएगा कि आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है आगे, या वेरीफाई कर दी है, इस तरीके का दूसरा मैसेज आएगा। फिर राज्य का जो माइनॉरिटी का नोडल ऑफिसर है वो वेरीफाई करता है, और वो जब वेरीफाई करके आगे दिल्ली आपकी एप्लीकेशन भेजेगा, तो एक मैसेज आएगा कि नोडल ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी करके या वेरीफाई करके आगे भेज दी है। इस तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी को 3 एसएमएस आना जरूरी है। अगर 3 एसएमएस नहीं आते हैं तो उसे इंक्वायरी करनी होगी कि कहाँ गड़बड़ है। अभी मैंने बात की थी डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की। देखिए ये मैं पीछे वापस ले जा रहा हूँ, मैं इसको आपको समझाता। देखिए ये डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ये क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि एक विद्यार्थी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसे ख्याल आया कि मैंने ये गलती कर दी है, और इस गलती करने पर मेरी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो सकती है। तो एप्लीकेशन उसने सबमिट करी, तो एप्लीकेशन गई कहाँ? स्कूल प्रिंसिपल के पास या कॉलेज प्रिंसिपल के पास। तो विद्यार्थी यदि इमीडिएट अप्रोच करके प्रिंसिपल को बोलता है कि साहब मेरी ये गलती हो गई है, तो उसको प्रिंसिपल उस एप्लीकेशन को डिफेक्ट कर देगा। डिफेक्ट का मतलब ये है कि वो एप्लीकेशन वापस स्टूडेंट के पास आ जाएगी, और उसमें वो करेक्शन कर सकेगा। उसे वापस जो है लॉगिन पासवर्ड आईडी से वेबसाइट पर जाकर उसकी एप्लीकेशन खोलनी है, उसमें करेक्शन करने हैं और फिर से सबमिट कर देना। ये डिफेक्टिव वेरिफिकेशन है। इसकी डेट और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की डेट में 15 दिन का फ़र्क होता है। जिस दिन विद्यार्थियों के लिए डेडलाइन समाप्त हो रही है एप्लीकेशन की, उसके 15 दिन तक जो है ये इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन और डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन की डेट्स खुली रहती हैं, जिसका लाभ विद्यार्थियों को लेना चाहिए। ये जानकारी भी अमूमन विद्यार्थियों को नहीं होती है, और जो समय होता है वो ऐसे ही निकल जाता है, कोई गाइडलाइन या गाइडेंस ढंग से दे नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम रहती है विद्यार्थियों के साथ। अभी हम बात कर रहे थे स्टेटस की। देखिए स्टेटस भी एप्लीकेशन का चेक विद्यार्थी स्वयं कर सकता है। वो पोर्टल खोलेगा, पोर्टल खोल के अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी डाल के ही जो है वो खुलेगा, और उसके बाद जो मैंने कहा था कि पीडीएफ लेते हैं, वो पीडीएफ के नीचे स्टेटस का जो है कॉलम है, उस कॉलम में वो क्लिक करेगा
तो उसकी एप्लीकेशन का कॉलम मतलब स्टेटस क्या है वो सामने आएगा। जैसे विद्यार्थी ने यदि देखिए, आप इसको प्लीज़ लगाइए जरा, पीपीटी लगाइए, हाँ, ये एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्कूल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ देखिए यस लिखा हुआ है। इसका मतलब उसके इंस्टीट्यूट ने, विद्यार्थी के इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेशन कर दी है, आगे वेरीफाई करके भेज दी है। एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड ऑफिसर, ये यस लिखा हुआ है, इसका मतलब राज्य के माइनॉरिटी नोडल ऑफिसर ने भी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी है। वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होके कहाँ गई? नई दिल्ली अल्पसंख्यक मंत्रालय में। और उसके बाद और भी कुछ सारे हैं, और नीचे लास्ट के अंदर जो है लिखा है सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। नीचे से दूसरा स्टेटस देखिए, सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप। यदि इसमें यस लिखा है तो मतलब छात्रवृत्ति का पैसा आएगा, यदि नो लिखा है तो छात्रवृत्ति का पैसा नहीं आएगा। और उस केस में विद्यार्थी को अगले साल फिर से फ्रेश एप्लीकेशन करनी होगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। अभी बच्चे हैं, समझते नहीं है कहाँ एप्लीकेशन करनी है, साइबर कैफ़े में चले जाते हैं, साइबर कैफ़े वाला 200-400 रुपये रखवा लेता है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आती है। एक तो गरीब बच्चे हैं, ऊपर से स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी उसकी गारंटी नहीं है, और उसमें वो 200-400 रुपये उसमें खर्च कर दे, तो ये तो बहुत अन्यायपूर्ण बात है। तो ये जवाबदारी तो समाज को लेनी चाहिए जब खुलती है। अभी हम सब पढ़े लिखे युवा लोग हैं, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, आपको ट्रेनिंग भी दे दूँगा कि कैसे एप्लीकेशन करनी है। हर गांव के अंदर एक बंदे को तैयार कर दीजिए कि वो एप्लीकेशन कर देगा, 10-20 एप्लीकेशन होगी, कर देगा। एक एप्लीकेशन करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन उन बच्चों का जो 200-400 रुपये साइबर कैफ़े वाले को दे रहे हैं, उससे वो बचेंगे। और दूसरा जो है, समाज के युवा उत्तरदायित्व लेंगे समाज के प्रति। तो मेरा निवेदन है, मीर भाई को पता है मैं हर साल जो है वो ट्रेनिंग कैंप करता हूँ और बड़ी संख्या में जुड़ते हैं लोग। लेकिन क्या होता है कि मेरा आज मन हुआ, मैंने ट्रेनिंग ले ली और आज मैंने कुछ बच्चों की एप्लीकेशन कर दी, लेकिन अगले साल मेरी परिस्थितियाँ नहीं हैं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया और कुछ हुआ, धंधे में कमी है, वह तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अगले साल एप्लीकेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम हर साल एप्लीकेशन करते हैं। 150-200 लोग जुड़ते हैं। अब ज़रूरी नहीं है 200 लोग जुड़े हैं तो 200 लोग एप्लीकेशन करने लायक हैं, है ना। बहुत लोग तो इसलिए जुड़ते हैं कि समझ लेंगे तो अपने बच्चों की एप्लीकेशन कर देंगे, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन जो ये युवा साथी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, और हमारी बेटियाँ जो हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो यदि इस जवाबदारी को अपने हाथ में ले लें तो कर सकते हैं। और आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये देखिए, पीपीटी लगाई भैया, ये मोबाइल ऐप है, इससे भी एनएसपी पर एप्लीकेशन की जा सकती है। विद्यार्थी खुद ये एप्लीकेशन कर सकता है। अभी ये तो केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की, अब हम महाराष्ट्र सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओं की बात करते हैं। देखिए, ये पहली योजना है, इसका नाम है स्टेट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप पार्ट 1, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें जो विद्यार्थी टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, एक्सेप्ट मेडिकल कोर्सेज, वो विद्यार्थी यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ इनकम क्राइटेरिया 8 लाख रुपए का है। यही क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट में 2.5 लाख रुपए का था। लेकिन क्या होता है कि स्टेट के अंदर जो हमारा कोटा होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि हम सरकार से ये प्रतिवेदन दें, सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, कि सर, क्योंकि देखिए, एक लकड़ी से सभी गायों को हाँका नहीं जा सकता। एक कहावत है कि एक लकड़ी से सारी गायें हाँक दी। ये स्कॉलरशिप्स या जो माइनॉरिटीज़ का जो प्रावधान है, इसमें ये चीज़ कंसिडर करने की है कि इस समाज की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी जो है, हमारे समाज सर्वाधिक उच्च शिक्षित समाज है। मैं आपकी एक सूचना के लिए एक बात बताता हूँ कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का या कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है वो 30 से नीचे है। ओवरऑल सिर्फ जैन समाज नहीं, पूरे देश के सभी विद्यार्थियों का, यदि कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत देखें तो वो 30% के आसपास है, उसके से ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैन समाज का यदि प्रतिशत देखें तो वो 50% से भी ऊपर है। अगर ऐसा है तो हमारी रिक्वायरमेंट स्कॉलरशिप की बड़ी है। ये सरकार को कहीं निवेदन करने की ज़रूरत है। हमने आज तक जो है इस तरीके के प्रयास किए नहीं हैं, वो करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूं कि इस संदर्भ में जो है मामला सीरियसली लेना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा। ऐसे मुद्दे सरकार को प्रतिवेदन देना चाहिए, और प्रतिवेदन देने का एक ही सिस्टम है कि जो है 1000-2000 इंस्टीट्यूट
वो प्रतिवेदन देने और उसके बाद जो है मिनिस्टर से टाइम लेके उससे मिल लें, एक इम्प्रेशन रहेगा कि भाई इतने सारे जो है प्रतिवेदन आए हैं और ये डिमांड्स हैं, तो हमें कौन सी फुलफिल करनी है वो भी आपको बात करेगा मिनिस्टर, तो जो है सोच समझ के करेगा। तो ये प्रयास करने की ज़रूरत है और इसमें हम जो है बहुत पीछे हैं। तो ये इस माइनॉरिटी महाराष्ट्र सरकार की योजना है पार्ट 1 डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसमें और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स के विद्यार्थी जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो ही विद्यार्थी अप्लाई करेंगे जो महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं। अगर बाहर चले गए, जैसे IIT में एडमिशन हुआ, अब चले गए आप खड़गपुर, तो फिर जो है इसमें आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 25,000 रुपये मिलते हैं जो केंद्र सरकार भी देती है। बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, डिस्टेंट लर्निंग वाला स्टूडेंट या कॉरस्पॉन्डेंस करने वाला नहीं होना चाहिए, और उसका एडमिशन कैप के माध्यम से हुआ, यानी उसने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास किया है। दूसरी योजना है DMER, पार्ट 1 ही है इस योजना का नाम। DMER का मतलब है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। ये मेडिकल के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, और सिर्फ MBBS वाले नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसके अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी इस योजना में एप्लीकेशन कर सकते हैं, बशर्ते उनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम हो और वो अल्पसंख्यक समुदाय का विद्यार्थी है। अब यहाँ एक चीज़ और जो है बढ़िया है कि जो विद्यार्थी महाराष्ट्र से बाहर भी पढ़ रहे हैं तो इस योजना में वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि MBBS ही मेनली इसमें कवर होता है, और MBBS के विद्यार्थियों को सबको महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं मिलता है, इसलिए बाहर जो महाराष्ट्र का विद्यार्थी बाहर भी पढ़ रहा है उसे यहाँ मिलेगा। इंजीनियरिंग करने वाले को नहीं मिलेगा। इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट यदि महाराष्ट्र के बाहर पढ़ रहा है तो उसको स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन MBBS का विद्यार्थी, BDS का विद्यार्थी या और इस तरीके के कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक से अप्रूव्ड है या एफिलेटेड है, वो बाहर भी पढ़ रहे हैं राज्य के, तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा। बोनाफाइड स्टूडेंट होना चाहिए। बोनाफाइड स्टूडेंट का मतलब ये है कि वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, कॉलेज में उसने एडमिशन लिया है और उसने एडमिशन CET के माध्यम से लिया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद कैप के माध्यम से लिया है। और एक ये तीसरी योजना है पार्ट 2 डिपार्टमेंट ऑफ या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें जो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, जैसे BA BCom MA MCom या MSc, इस तरीके के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी और परिवार की आय 8 लाख रुपए है। अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एक तो अभी क्योंकि जनवरी से पहले महाराष्ट्र की जो डेट्स हैं एप्लीकेशन की वो खुलती नहीं है, 3 महीने का समय हमारे पास है। इसमें जैन समाज ये प्रयास कर ले कि जैन समाज को अलग से कोटा दिया जाए। हमारे जो भी हैं मिनिस्टर्स हैं, देवेंद्र जी फडणवीस हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से, उनका सोशल विज़न बहुत अच्छा है, उनको अप्रोच करना चाहिए कि साहब हमारी ये जो है, मैं आपको डाटा दे दूंगा, आप प्रतिवेदन बनाएंगे, डिमांड चार्टर बनाएंगे, मैं आपका डिमांड चार्टर भी बनवा दूंगा, उसमें पूरा डाटा भी होगा कि क्या स्टेटस है जैन समाज का एजुकेशन में, दूसरों का क्या है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो करना चाहिए। अगर करेंगे तो विद्यार्थियों का कहीं भला होगा, परिवारों का भला होगा। नहीं तो अभी मुझे ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप मिल रही है। मैंने केंद्र का तो कहा था कि 70 से 80 हज़ार मिलती है, लेकिन यहाँ कहाँ कितनी मिल रही है वो जानकारी जो है अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन ट्राई करना चाहिए। कुछ बच्चे अगर वहाँ एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली करनी चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं महाराष्ट्र सरकार में एप्लीकेशन करने के लिए, ये मेहरबानी करके ये आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें बाकी तो जो मैंने अभी पहले बताए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो ही हैं। इसमें 2 डॉक्यूमेंट जो रेड इंक में हैं, एक तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगाना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसलिए लगाना है कि जिस बच्चे ने 10वीं कक्षा महाराष्ट्र से पास की हो, चाहे किसी भी बोर्ड से पास की हो, वही बच्चा इनमें एप्लीकेशन कर सकता है। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो महाराष्ट्र का निवासी है वही एप्लीकेशन कर सकता है। अभी महाराष्ट्र का डोमिसाइल कौन होगा, आप में से कोई बताएगा क्या परिभाषा है, क्या नियम है? डोमिसाइल, महाराष्ट्र का डोमिसाइल कौन होगा, उसके परिभाषा या नियम क्या है? अगर किसी को पता है तो मैं चाहूँगा वो बताए। हाँ जी, आइए जल्दी आइए ऊपर।
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ हो और जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और जो मतलब महाराष्ट्र में जन्मा है उसको ही डोमिसाइल महाराष्ट्र का मिला। इनको कोई करेक्ट करेगा? हाँ दीजिए, उनको दीजिए। जो जिनका जन्म पिताजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और 50 साल से वो महाराष्ट्र के रहवासी हैं। कौन से साल से? 50 साल। 50 साल का कितने हुए? 23 से गिनो ना, 23 से 50 साल का वो हो रहा है। कौन सा साल हो रहा है? 73। अच्छा, आपको लगता है इन्होंने सही बोला है? तो सही कौन करेगा? दीजिए, उधर दीजिए। हाँ, लास्ट 20 साल से उनके पेरेंट्स यहाँ पे अच्छा स्थायिक होने चाहिए। वो उनको दीजिए। हाँ दीजिए, उनको दीजिए। नहीं, डोमिसाइल जैसे रहता है वो भारतीय होने का अधिकार बताता है वो। अच्छा चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र का डोमिसाइल वो है जो 1968 से पहले महाराष्ट्र में रहता है। पैदा कहीं भी हुआ हो, 1968 से पहले उसका परिवार, अभी विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी का परिवार 1968 से पहले, चाहे वो बाहर से आया हो, राजस्थान से आया हो, गुजरात से आया हो, कहीं से भी आया हो, लेकिन 1968 से पहले से यहाँ निवास कर रहा हो, वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होगा। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो 1968 से पहले के हैं, तो उन विद्यार्थियों को ये लाभ नहीं मिलता है, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए थे वही हैं, इसलिए मैं उन्हें रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें दो ही चीज़ें हैं, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा उसने 10वीं का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम महाराष्ट्र के किसी स्कूल से पास किया है। ये दो शर्तें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। अभी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, लगभग जो मैंने केंद्र सरकार का बताया था वही है, लेकिन यहाँ पर पोर्टल दूसरा है। देखिए, पोर्टल जो है ऑनलाइन महाराष्ट्र के लिए ये दूसरा है। देखिए, अभी एक चीज़ और हुई है पिछले 2-3 सालों में कि राज्य सरकारों की भी योजनाएं, चाहे वो जनरल के लिए हो या अल्पसंख्यकों के लिए हो, नेशनल पोर्टल पर ही प्रोसेस होती थी, हो रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जो है वो महाराष्ट्र का ही पोर्टल अलग से है, mahadb.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन होगी। सिस्टम वही है, आपने पहले साल कोर्स में एप्लीकेशन की है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर जो है आने वाले सालों में आपको उसी कोर्स में आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो रिन्यूअल एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इस टाइप के ये नियम हैं। प्लीज़ उधर से ज़रा हमारे 1-2 कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करूंगा, उधर से शोर बहुत आ रहा है, प्लीज़। हाँ, अभी जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मैंने ये कहा कि हमारे बच्चे उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उच्च शिक्षा में जाने का मतलब जो है बहुत बड़ा खर्चा करना और लोन लेना। उच्च मध्यम वर्ग के भी परिवारों को लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब लोन कहाँ से मिलता है वो समझना है हम। ये स्कीम ऑफ एजुकेशन लोन बाय नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये भारत सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजना है। इसको हम शॉर्ट में कहेंगे NMDFC, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री की जो है ऑटोनोमस बॉडी है। ये 2 तरह के लोन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन लोन और दूसरा बिजनेस लोन। और लेकिन ये डायरेक्ट जो है दिल्ली से कोई लोन सेंक्शन नहीं होता है। इसकी जो नोडल एजेंसीज़ हैं वो प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार है, और यहाँ राज्य सरकार ने मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ स्थापित किया है, और उसके माध्यम से ये एजुकेशन और बिज़नेस लोन देने का काम होता है। अभी अगर इसकी सारी डिटेल आपको चाहिए, कौन कौन सी स्कीम है, कैसे लोन मिलता है, तो ये mamfdc.maharashtra.gov.in पर जाकर ये आप पूरी डिटेल स्कीम्स की क्या क्या हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी जनरल क्राइटेरिया क्या है इसमें देखिए, एजुकेशन लोन में जो महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ अब, कि शुड बी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड डोमिसाइल। महाराष्ट्र का डोमिसाइल भी होना चाहिए और अल्पसंख्यक समुदाय से भी होना चाहिए। और ये लोन जो है ये 10वीं 11वीं 12वीं या BA BCom करने वालों को नहीं मिलता है। ये टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में जो हैं उनके लिए ये सारी व्यवस्था है। और ऐसे इंस्टीट्यूट जो इस तरीके के कोर्स चलाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलेटेड कोर्स हैं। ऐसे कोर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ से लोन मिल सकता है। और इसमें अभी एक शर्त उन्होंने ऐड कर दी है कि यदि 5 लाख तक का लोन है तो 5 लाख एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है गारंटी लगेगी। ये ज़रा मुश्किल है जैन समाज वालों के लिए, क्योंकि जैन समाज के लोग गवर्नमेंट में बहुत कम हैं, तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी जैन विद्यार्थियों को। लेकिन सरकार ने शर्त रखी है कि 5 लाख तक के लोन के लिए किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का गारंटी लगेगा। मतलब कोलेटरल नहीं देना होता है, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गारंटी, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। और यदि 5 लाख से ऊपर का है तो फिर कोलेटरल लगता है, यानी हमको कोई भी हमारी प्रॉपर्टी गिरवे या जो जिसे प्लेज बोलते हैं वो मॉर्टगेज करने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थी की आय 16 से 32 वर्ष के बीच में हो सकती है। और लास्ट में ये दिया है ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन करने के लिए। इस पोर्टल से ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और सिस्टम वही होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौलाना आज़ाद ये कॉरपोरेशन की हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ऑफिस है, वहाँ पर एप्लीकेशन की कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं उसकी जेरोक्स वहाँ पर सबमिट करनी होती है। आई होप इट इज़ क्लियर है, क्योंकि ये मैं अगर ज़रूरत है तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आगे बढ़े, यस और नो? ओके, आपका कोई भी प्रश्न है उसका जवाब मैं बाद में देने वाला हूँ। अभी इसमें फैमिली इनकम 8 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले बहुत कम थी। एक आध योजना है जिसमें अभी भी कम है, लेकिन इसको पिछले 2 सालों से जो बहुत कम 2-2.5 लाख रुपए होती थी या इस तरह की होती थी, उसको बढ़ा के 8 लाख रुपया कर दिया है। तो एक फैसिलिटी ये ज़रूर अच्छी की है कि यदि किसी परिवार की आय, ऑफिशियल आय 8 लाख रुपया है और उसके पास इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख रुपये से नीचे का है, तो वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट, अभी देखिए ये पहली स्कीम, 2 स्कीम चलाते हैं ये जो कॉरपोरेशन है, ये 2 स्कीम चलाता है। ये पहली स्कीम का नाम है मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन स्कीम। इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और इंटरेस्ट सिर्फ 3% है, इंटरेस्ट सिर्फ 3% है। और दूसरी योजना है APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन लोन स्कीम, और इसमें 2 योजनाएं हैं। पहली योजना का नाम है क्रेडिट लाइन नंबर 1 और दूसरी योजना का नाम है क्रेडिट लाइन नंबर 2। इसमें फैमिली इनकम जो है वो क्रेडिट लाइन नंबर 1 में फैमिली इनकम यदि ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक है तो उसके लिए 98,000 है, और यदि शहरी क्षेत्र का है तो 1,20,000 रुपया है। इसमें 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अगर देश के अंदर विद्यार्थी पढ़ रहा है तो, और यदि विदेश में पढ़ रहा है तो 30 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है सिर्फ 3% है। दूसरी योजना क्रेडिट लाइन नंबर 2 के अंदर ये 8 लाख इनकम क्राइटेरिया है। इसमें भी 20 लाख देश में पढ़ने के लिए और 30 लाख विदेश में पढ़ने के लिए लोन मिलता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। इसमें फीमेल एप्लीकेंट के लिए 5% है और मेल एप्लीकेंट के लिए 8% है। इस तरीके से ये जो सरकारी योजना है एजुकेशन लोन की, यहाँ से लोन लिया जा सकता है। अभी मैं कुछ आपको बडी फॉर स्टडी के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। बडी फॉर स्टडी के बारे में कितने लोग जानते हैं? अभी मैंने बताया भी था आपको कुछ, चलिए एक दो ही लोग हैं। देखिए बडी फॉर स्टडी एक जो है ये गवर्नमेंट सपोर्टेड पोर्टल है, जिसके माध्यम से आज एजुकेशन लाइन में सहायता करने का विद्यार्थियों को बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इसके माध्यम से पहली स्कीम है एजुकेशन फ़ी रियम्बर्समेंट स्कीम फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए इसमें आप बडी फॉर स्टडी में जाएंगे और राइट साइड में आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ, वहाँ से एप्लीकेशन भी कर सकेंगे। इसकी डिटेल में पढ़ रहा हूँ। एजुकेशन फ़ी रियम्बर्समेंट स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र to provide assistance to students belonging to open category and pursuing, क्या क्या पढ़ रहे हैं उनको मिलेगी इस योजना में MBBS, BDS, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज। selected students will receive an institute FRA approved fee। ये स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप की स्कीम है।
इसमें यदि ओपन कैटेगरी का यानी जैन समाज भी ओपन कैटेगरी में आता है, माइनॉरिटी जो है वो जनरल कैटेगरी में आती है, हम SC OBC में नहीं हैं, हम जनरल कैटेगरी में, तो हम ये हमारे मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। और कितनी मिलेगी? 100% जितना भी ट्यूशन फ़ी पे की है, एक साल में यदि आपने 10 लाख रुपए भी ट्यूशन फ़ी पे की है और जो FRA यानी फ़ी रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने जो फ़ी नक्की की है उतनी आपको दी जाएगी। इस तरह की ये पहली योजना है। अब देखिए, मैं ये योजना जितनी भी आपको बता रहा हूँ, अधिकांश जो हैं वो फ़ी रेगुलेटिंग गैर सरकारी क्षेत्र की योजनाएं हैं, वहाँ से आपको ये लाभ मिल सकता है। लेकिन ये योजना जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही योजना है, लेकिन ये body4study.com के माध्यम से चल रही है। दूसरी योजना है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज फ़ी रिएम्बर्समेंट स्कीम 2022-2023, अभी 2023-2024 आएगा। इस योजना के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए। अच्छा, लाभ लिया है आपने? कितना मिला? आधी ट्यूशन फी मिलती है। अभी मैं जब EWS पर आऊँगा और उसकी जानकारी दूंगा तो उसमें महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को एक लाभ ये है कि जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, ये योजना प्रैक्टिकली EBC ग्रेड के लिए है, एजुकेशनली बैकवर्ड फैमिलीज़ के लिए है। और ये इसके अंदर जैन समाज के विद्यार्थी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और की है। जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है उन्हें आधी ट्यूशन फीस दी जा रही है। यानी आज मेडिकल का स्टूडेंट जो 8 लाख 10 लाख रुपया फ़ीस भर रहा है उसको आधी फीस देने का प्रावधान इस योजना के तहत है। अभी इसमें राष्ट्रीय छत्रपति शाहू महाराज, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स का आप जो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी इंटरेस्ट है। इसमें देर ना करें, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए है। MBBS, BDS, BAMS, BH, MS, BPTH, BOTH, BSc, नर्सिंग, इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं मेडिकल से रिलेटेड, अगर उनमें विद्यार्थी पढ़ रहा है और उनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है तो वो body4study.com पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो जो गवर्नमेंट पोर्टल है, मैंने बताया था DB8 का, वहाँ से नहीं करनी है, ये body4study.com से एप्लीकेशन करनी है। पर सेलेक्टेड स्टूडेंट को 50% फ़ी मिलती है। भैया, आपने जो एप्लीकेशन करी थी ऑनलाइन करी थी, कौन सी फ़ी उस पर करी थी? हैं? MahaDBT पे की थी। अच्छा, वहाँ से भी होती है? ओके, यानी इसका ये हुआ कि आप 2 जगह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इस माध्यम से भी कर सकते हैं और MahaDBT से भी कर सकते हैं। अभी सेंट्रल सेक्टर की कुछ स्कीमें हैं, आइए वो देखते हैं। ये ओपन कैटेगरी के लिए है, जिसमें हम भी जैन समाज के विद्यार्थी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये पहली स्कीम जो मैं बता रहा हूँ, ये एजुकेशन लोन की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2009, ये स्कीम का नाम है। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2009। और इसके अंदर ये देखिए एलिजिबिलिटी किन की आएगी? ऐसे परिवार जिनकी आय 4.5 लाख रुपए से कम है और जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्होंने किसी भी सरकारी बैंक से लोन लिया है। इसमें इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में हैं और जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है किसी भी सरकारी बैंक से, वो इसके लिए एलिजिबल है। इसमें 7.5 लाख रुपए तक जो है सब्सिडी मिलती है। यानी लोन आपने ज़्यादा भी लिया हो लेकिन 7.5 लाख रुपए तक जो है आपको सब्सिडी मिलेगी। और वो सब्सिडी 100% सब्सिडी है। और वो कितने पीरियड के लिए है? जब तक विद्यार्थी पढ़ रहा है। अगर सपोज MBBS का कोर्स 4 साल का है तो 4 साल प्लस 1 ईयर 5 साल के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी उस विद्यार्थी को मिलेगी। 7.5 लाख रुपए के ऊपर जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो केंद्र सरकार यहाँ भर देगी स्टूडेंट के अकाउंट में। ये इस तरह की योजना पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय भी चलाता था, पढ़ो परदेश के नाम से, लेकिन अभी अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लगभग सारी योजनाएं बंद कर दी हैं, तो उसमें पढ़ो परदेश योजना भी बंद हो गई है। लेकिन वो उससे भी बेटर योजना मुझे ये लगती है, इसके अंदर 7.5 लाख रुपए तक पे आपको कोई इंटरेस्ट कम से कम 3 साल के लिए तो नहीं भरना है मिनिमम। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। मैं समझता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दूसरा, इस योजना का जो नोडल एजेंसी है वो कनारा बैंक है। वैसे तो इसका सिस्टम क्या है,
आपने बैंक से लोन लिया और आपने सारी डिटेल दे दी कि हमको सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी में ये एप्लीकेशन करनी है, तो बैंक ही एप्लीकेशन करता है आपका। स्टूडेंट को एप्लीकेशन सब्सिडी की करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारा डाटा जो है, ये कनारा बैंक जो है इसकी नोडल एजेंसी है, उनका एक पोर्टल है, उनका एक सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से बैंक मैनेजर सारी डिटेल आगे फॉरवर्ड कर देता है और ये स्कीम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की है, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। अभी प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट हमारी बेटियों के लिए एक स्कीम है जो डिप्लोमा कर रही हैं, मतलब ग्रेजुएशन में नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, 10वीं या 12वीं के करने के बाद वो डिप्लोमा के अंदर हैं, तो ऐसी छात्राएं पहले साल या दूसरे साल में भी वो एप्लीकेशन कर सकती हैं और इसके अंदर परिवार की आय 8 लाख से कम होनी चाहिए और 50,000 रुपये तक का इसके अंदर लाभ मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। इसमें अप्लाई करने के लिए सारे सिस्टम वही होंगे जो मैंने आपको बताए थे। वहाँ जब हम स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये बताएगा प्रगति स्कॉलरशिप। अगर उसने डिप्लोमा में है और डिप्लोमा के लिए वो एप्लीकेशन कर रही है तो वहाँ ऑटोमेटिक जो है ये योजना बताएगी, उसको क्लिक करना है, फ़र्क इतना ही है बस। अभी दूसरी योजना है, हाँ, इस योजना में ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और डिप्लोमा 3 साल का है तो पहले साल एप्लीकेशन की और स्कॉलरशिप मिली तो दूसरे साल और तीसरे साल रिन्यूअल एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऐसी छात्राएं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और परिवार में वो सिर्फ एक ही संतान है, परिवार में सिर्फ एक ही संतान है और वो भी लड़की है और वो यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही, चाहे किसी भी फैकल्टी में हो, स्ट्रीम में हो, उसको जो है ये एलिजिबल होगी करने के लिए। और इसमें एज लिमिट नहीं है, सबसे बड़ी बात, सॉरी, इनकम लिमिट यहाँ नहीं दी हुई है। कोई भी कितनी भी इनकम की हो वो यहाँ अप्लाई कर सकती है। 36,200 रुपये प्रति वर्ष 2 साल के लिए मिलेंगे इसके अंदर और ये भी नेशनल पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन करनी होगी। PM यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट देकर ये योजना के अंदर एंट्री ली जा सकती है और इसके अंदर 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 75,000 रुपये प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप है और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 1.25 लाख की जो है स्कॉलरशिप है। इसमें स्टूडेंट यदि 9वीं कक्षा में हैं और 11वीं कक्षा में हैं, वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं टेस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए कि हमें टेस्ट में अपीयर होना है। ये एंट्रेंस टेस्ट है और जिसे कहते हैं ना प्रतिभा टेस्ट, ये मतलब मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है। तो वो अगर इसमें पास होते हैं तो उनको ये 75,000 या 1,25,000 मिलेगा। ये जुलाई के अंदर हर साल इसका पोर्टल खुलता है जिसमें एप्लीकेशन करनी होती है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। तो ये ध्यान रखें, जो विद्यार्थी जिन परिवारों में बहुत बढ़िया प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो 90% 85% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को डेफिनेटली इसमें एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। इसमें नीचे रेडिंग के अंदर ये दी हुई है वेबसाइट, इस वेबसाइट को आप जो है नोट कर लें और पूरा प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से टेस्ट होगा, तो कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं, क्या पैरामीटर्स होंगे टेस्ट के, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी जो आप सभी को जानने की आवश्यकता रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बड़ी फॉर स्टडी स्कॉलरशिप्स, अभी मैंने कहा था कि सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हम लाभान्वित हो सकते हैं और बड़े अमाउंट, बहुत अट्रैक्टिव अमाउंट स्कॉलरशिप में मिलता है। अभी देखिए कुछ योजनाएं लोन की हैं इसमें। ये पहली योजना है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ अब्रोड, जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ रहे हैं उन्हें 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लोन यहाँ इस योजना के अंदर मिल सकता है। बडी फॉर स्टडी, देखिए नीचे वहाँ लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, अप्लाई कहाँ से करना है उसकी भी जानकारी मतलब जो है यहाँ दी हुई है। ये इस आप बडी फॉर स्टडी के अंदर ये अगर डालते हैं बडी फॉर स्टडी अवांसे इंटरनेशनल एजुकेशन लोन प्रोग्राम, देखिए ये किसी कॉरपोरेट हाउस का जो है लोन प्रोग्राम है, इसमें एप्लीकेशन आप करिए। देखिए बडी फॉर स्टडी के माध्यम से आप कितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम में एप्लीकेशन कर सकते हैं, कितनी भी लोन योजना में एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है।
तो कहीं ना कहीं से आपका नंबर लग सकता है। ये जानकारियाँ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे समाज के प्रत्येक परिवार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए इसकी डेडलाइन 30 सितंबर है। अगर आप इसका शॉट लेते हैं और अगर आपको ध्यान आता है कि ये बच्चा विदेश में जा रहा है, वो यहाँ लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकता है, अभी भी चांस है। इसका अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो मैं दूसरी स्कीम पर आता हूँ। हाँ, जल्दी करिए जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है। दूसरी स्कीम भी बड़ी फॉर स्टडी एजुकेशन लोन प्रोग्राम है। इसके अंदर फॉर हायर स्टडीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड, ये दूसरी स्कीम है। इसके अंदर 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसमें 40 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है और इसमें भी अप्लाई करने का बटन यहीं से दिया हुआ है। ये दो अलग अलग योजनाएं, दो अलग अलग कॉरपोरेट हाउस की योजना है जिनका जानकारी हमें होनी चाहिए और इसका लाभ ले सकते हैं। एक तीसरी योजना है बड़ी फॉर स्टडी IDFC फर्स्ट बैंक एजुकेशन लोन प्रोग्राम। अभी IDFC जो फर्स्ट बैंक है वो और ICICI, ये दो ऐसी बैंक हैं जो अनसिक्योर्ड लोन एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रही है। अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन जो है सरकारी बैंकें नहीं देती हैं, प्राइवेट बैंकें देती है। सर्टेन टू सर्टेन कंडीशंस, हर किसी को नहीं मिलता है। एटलीस्ट जो विद्यार्थी है उसके पिताजी का सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 से ऊपर है, तो डेफिनेटली उनको ये चांस मिल सकता है, क्योंकि ये भी कोलेटरल फ्री है। इसमें किसी तरह का आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करनी है। इसमें भी 40 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। और IDFC फर्स्ट बैंक तो आपके जो है डोर स्टॉप पे है, आपके गांव के अंदर, आपके शहर के अंदर ये बैंक है, तो वहाँ आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 3 योजनाएं हैं लोन की। एक मैंने बताई सेंट्रल सेक्टर स्कीम की योजना सब्सिडी की, और एक बताई मौलाना आज़ाद की, जो उसमें भी 2-3 योजनाएं हैं। तो सब मिलाकर 7-8 योजनाओं के बारे में मैंने आपको लोन की जानकारी दी है। अभी बड़ी फॉर study.com से आपको अलग अलग स्कॉलरशिप्स की भी जो है जानकारी मिल सकती है। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको यहाँ साझा करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ में हैं, वैसे तो 11वीं 12वीं के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी कई बार जो है कुछ कॉरपोरेट हाउस स्कीम लाते हैं, लेकिन अधिकांश जो स्कीम्स हैं वो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। उसके लिए आपको विद्यार्थी को ये 2 पोर्टल दिए हैं, बड़ी फॉर study.com और दूसरा vidyasarathi.co.in। इन दोनों के ऊपर विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब एक प्रोफाइल है, उसको भरना है। विद्यार्थी का नाम, कौन सा कोर्स परस्यू कर रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, यही जानकारी है। तो और नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब कर लेने का, तो आपको, और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आप हर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उसको विजिट कर लीजिए। विद्यार्थी के लिए कौन सी सूटेबल योजना आ रही है उसके अंदर वो एप्लीकेशन कर सकता है। इसमें इतना ही है कि डेडलाइन होती है हर योजना की, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन करनी है। और योजना के नियम क्या हैं, वो योजना जो आप देख रहे हैं कि भाई ये योजना खुली है, उस योजना की सारी जानकारी वहीं पर सारी दी हुई है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और भारतीय जैन संगठन भी अधिकांश इन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, पोस्ट के माध्यम से आती है। अभी देखिए, जब आप बड़ी फॉर study.com खोलेंगे तो आपको इस तरह की योजना नज़र आएंगी। इस महीने में कौन सी योजनाएं लाइव हैं जिनमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो, उन योजनाओं की जानकारी इस तरीके से आपको वेबसाइट के होम पेज पर नज़र आएंगी। तो आप अभी इसके नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी योजनाएं, वो सारी योजना इस महीने के लिए हैं, उनकी डेडलाइन इस महीने में समाप्त हो रही है। अगले महीने में जो है अक्टूबर के अंदर जिनकी डेडलाइन होगी तो कुछ दूसरी योजनाएं आपको नज़र आएंगी। इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं। अभी देखिए, कुछ HDFC बैंक या एक और कोई कॉरपोरेट हाउस है, उन्होंने कोरोना में जो विद्यार्थी जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, उनके लिए अलग से स्कीम है और बहुत सक्सेसफुली स्कीम चल रही। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिनका लाभ लिया जा सकता है। अभी ये कुछ पॉपुलर कॉरपोरेट स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हैं। देखिए, रिलायंस, टाटा और जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं वो सब CSR के अंदर एजुकेशन पर बड़ा काम करते हैं और विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। अभी टाइम क्या हो गया है सर, क्योंकि मुझे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करनी है और अगर मैं बहुत शॉर्ट में भी बात करूंगा तो 15 मिनट चाहिएंगे। तो 15 मिनट है क्या, नहीं तो अपन बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्ट, ये पॉपुलर नेम है, योजना का या अधिनियम का सही नाम ये नहीं है।
ये जो नाम है ये पॉपुलर है, EWS बहुत पॉपुलर है और हर कोई आराम से समझ जाता है, इसलिए इसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एक्ट 2019 हमने नाम दिया है। लेकिन इसका जो सही नाम है वो है 103वां 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये इसका सही नाम है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। लेकिन हम इसको सहूलियत के हिसाब से यही नाम से बात करेंगे, EWS के नाम से बात करेंगे। अभी 15 मिनट जितनी भी मैं बात करूँगा, इस अधिनियम के तहत लाभ क्या मिल रहा है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी शिक्षण संस्थानें हैं जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे IIM, IIT या इस तरीके के एम्स, उनके अंदर 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिलता है। अभी तक एडमिशन किन को मिलता था रिजर्वेशन? SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन था। लेकिन अब जो है इकोनॉमिकल वीकर एक्ट 2019 लागू होने के बाद अब जनरल कैटेगरी के लिए भी 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने किया। और किन के लिए किया? एक तो 10% एडमिशन में आरक्षण दिया और दूसरा केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया। तो ये कुछ लाभ हमें मिलने लगे हैं इस तरीके के, और ये 14 जनवरी 2019 से ये प्रभावी हुआ है। और इसमें अभी एक जनरल बात करूं कि आदमी सोचता है कि यार 10% से क्या होगा, इसका कोई औचित्य है नहीं है। अब जब ये एक्ट आया तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका सपोर्ट नहीं किया, विरोध तो नहीं किया लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया, और कुछ डाउट्स या शंकाएं जो है खड़ी करी हैं। तो इसका औचित्य क्या है, मैं 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में आरक्षण की जो नीति है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रदत्त है, संविधान के अंदर या घटना के अंदर जो है वो उसका प्रावधान है, और वो आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBCs को मिल रहा है, और वो 49.5% है टोटल। इन तीनों कैटेगरीज़ का मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, वो 49.5% है। अभी हमारे देश में इन 3 कैटेगरी की SC ST और OBC की पॉपुलेशन कितनी है उसके बारे में आपको जानकारी है? देखिए, 70% जनसंख्या देश की SC ST और OBC में आती है। आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, 70% के हिसाब से कितना हुआ मीर भाई? 91 हो गया। तो 91 करोड़ लोगों को रिजर्वेशन का लाभ पिछले 60 वर्षों से मिल रहा है या 65 वर्षों से मिल रहा है। और जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग हैं, वो भी नीडी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए कोई जो है योजनाएं नहीं थी। हमारा संविधान, हमारी घटना ये कहती है कि देश के सभी नागरिक समान हैं, उनके साथ समानता का बर्ताव होगा। लेकिन यहाँ तो असमानता थी। इतने सालों से जो है सरकार ने ऐसे ही चलाया, लेकिन इस सरकार ने इस विषय पर ध्यान दिया और जनरल कैटेगरी के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी एक हुआ। जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो गरीबी रेखा के आसपास या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनके लिए ये प्रावधान किया गया और उनको 10% आरक्षण एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और सरकारी नौकरियों में देने का काम किया गया। ये बहुत अच्छा एक मूव है, हमारे बच्चों को इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं जहाँ भी गया महाराष्ट्र में, अधिकांश में महाराष्ट्र में जाया फिज़िकल सेमिनार्स में भी, और मैंने ये जब बात की तो 2-4 विद्यार्थियों में, जो जितने भी कम ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उसमें 1-2 विद्यार्थी ऐसे मिले मुझे पिछले 2 साल में कि सर हमारा एडमिशन EWS की वजह से हुआ, MBA में हुआ या दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ। तो ये अगर हम समय से EWS सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं तो हमारे बच्चों को लाभ। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए एडवाइजेबल है जो मेरिटोरियस हैं, प्रतिभाशाली हैं और अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। ये इसका उद्देश्य यही है कि जनरल कैटेगरी, अच्छा ये ले लीजिए, मुझे वो दे दीजिए। इससे जो एक तो असमानता थी वो कुछ हद तक, पूरी हद तक तो जो है नहीं होगी दूर, लेकिन कुछ हद तक जो है वो दूर होगी। और दूसरा जो है, ऐसे परिवार जिनको लाभ मिल रहा है, डेफिनेटली उनका अपलिफ्टमेंट होगा। अभी ये चार्ट है, देखिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि किसको कितना। शेड्यूल कास्ट को 7.5% है, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5%, शेड्यूल कास्ट यानी
पिछड़ी जातियाँ 15% और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो पिछड़ी जनजातियाँ होती हैं, और अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBCs को 27% है। ये सब मिलाकर जो है 49.5 होता है। अब इसमें आप नीचे देखिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जुड़ा है 10%, तो अब ये 59.5% रिजर्वेशन देश में आज है, और 40.5% जो है ये मेरिट होल्डर्स के लिए है, यानी ओपन कैटेगरी है, जिसमें हम भी लाभ ले सकते हैं और EWS वाले भी लाभ ले सकते हैं। अभी मैंने मुख्य रूप से यहाँ 2 बातें आपसे की, 2 शब्द आपने मेरे मुंह से सुने हैं। उसमें एक तो था जनरल कैटेगरी और दूसरा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, बराबर। तो पहले हम जनरल कैटेगरी की परिभाषा समझ लेते हैं कि ऐसा कोई भी देश का नागरिक जो SC ST OBC कैटेगरी में नहीं आता है वो जनरल कैटेगरी में आता है, जिसमें अपन भी जैन समुदाय भी आ जाता है। और इसको दूसरी तरीके से समझना हो कि SC ST OBC के रिजर्वेशन या अन्य लाभ जो लेने का अधिकारी नहीं है, नहीं ले सकता है या नहीं लिया है या जिसको नहीं मिलता है, वो जनरल कैटेगरी में आता है। अभी इसमें जनरल कैटेगरी में एलिजिबल कौन होंगे? SC ST OBC को छोड़कर इस देश में जितनी भी जातियाँ, उपजातियाँ या धार्मिक समुदाय हैं वो सब जनरल कैटेगरी में आएंगे, जिसमें जैन समाज भी आ जाता है। और इनकम जो क्राइटेरिया है इसके अंदर, क्योंकि ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, तो ऐसा कि भाई एक सीमा बनाई गई कि इतने लाख तक की इनकम वाले जो हैं वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आएंगे, जिसे कहेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े अनुभाग। तो आर्थिक रूप से पिछड़े अनुभाग के लिए इनकम की सीमा या आय की सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है वार्षिक। अभी इसमें कुछ संपत्ति भी जो है जोड़ी गई है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यदि म्युनिसिपल नोटिफाइड एरिया के अंदर आपका घर है तो उसका जो प्लॉट साइज़ है वो 1000 स्क्वायर फुट से अधिक नहीं होना चाहिए, और नॉन म्युनिसिपालिटी नोटिफाइड एरिया के अंदर ये 200 स्क्वायर यार्ड यानी 200 वर्ग गज तक का जो है प्लॉट यदि उसके पास है रेजिडेंशियल, तो वो इसके में एलिजिबल है। अभी आप ये प्रश्न पूछेंगे कि साहब और बाकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? हमारे पास तो बहुत दुकानें हैं, इनकम तो हमारी 8 लाख से कम है, एग्रीकल्चर लैंड है नहीं, और जो है हम घर भी हमारा रेंट का है, लेकिन दुकानें तो हमारे घर की हैं, तो दुकानें इसमें कंसीडर नहीं करी। अगर 50 दुकान भी है, वो प्रॉपर्टी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास है, तो वो यहाँ पर कहीं भी इट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सिर्फ घर की जो आपके साइज़ है, आपका फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फुट से कम का होना चाहिए यदि आप म्युनिसिपालिटी एरिया में हैं, और नॉन म्युनिसिपालिटी एरिया में है तो वो 200 वर्ग गज जो लगभग 1800 साढ़े 1800 स्क्वायर फुट के आसपास होता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अभी हमने बात की 8 लाख रुपया इनकम। अब 8 लाख रुपया जो रुपया 8 लाख इनकम है उसकी क्या जो है ये परिभाषा है वो समझते हैं कि फैमिली बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी डज नॉट पोसेस टोटल ग्रॉस इनकम, मतलब परिवार की आय ग्रॉस आय, नेट इनकम नहीं। कोई ये ना समझ ले कि मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें नेट इनकम 5 लाख की थी, तो वो नहीं, उसकी ग्रॉस इनकम कितनी थी उसके आधार पर जो है ये कंसिडरेशन में आएगा कि वो 8 लाख की सीमा में है या 8 लाख की सीमा से ऊपर है। दूसरा, इसमें क्या क्या इनकम जुड़ेगी। नॉर्मल कोर्स में जब हम बिजनेस की या हमारी इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कृषि आय नहीं जुड़ती है, लेकिन यहाँ 8 लाख की इनकम में कृषि आय भी जुड़ रही है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई कंसल्टेंसी कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसी स्थायी आवक है, वो सब इसके अंदर जुड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, अभी हम जब नॉर्मल कोर्स में तहसीलदार से सर्टिफिकेट इशू कराते हैं आय प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, तो उसमें परिवार के सदस्यों की भी आय जुड़ती है, बराबर है। अभी विद्यार्थी अगर लेता है तो ऐसा नहीं कि पिताजी की आय, उसमें परिवार की आय, अगर माताजी भी कमाती है तो वो भी जुड़ती है। यहाँ पर विद्यार्थी जो ये सर्टिफिकेट लेगा, मैं आगे बताऊंगा कौन सा सर्टिफिकेट लेना है EWS का लाभ लेने के लिए, तो उसमें पिताजी के अलावा यदि माता भी इनकम होल्डर है तो उसकी भी इनकम जुड़ेगी, और परिवार में 18 वर्ष से नीचे की आयु के अगर कोई सदस्य हैं, सिबलिंग्स कहते हैं, अगर उनकी कोई आय है 18 वर्ष से नीचे की आयु के सदस्यों की कोई आय है तो वो माता पिता की आय में जुड़ेगी।
अब एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता है तो उसमें 18 साल से अधिक आयु के जितने भी सिबलिंग्स हैं उनकी जो है आय नहीं जुड़ेगी, क्योंकि उनकी सेपरेट एंटिटी कानून के हिसाब से होती है। तो क्लियर है, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 लाख में किसकी इनकम जुड़ेगी किसकी नहीं जुड़ेगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अब EWS का लाभ लेना हो तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट आपको इशू कराना पड़ेगा। ये इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट क्या है ये समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मैंने ये अभी तक आपको ये बताया कि केंद्र सरकार ये अधिनियम लाया और केंद्र सरकार ने जो है 10% आरक्षण केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में और केंद्र सरकार की नौकरियों में देने का जो है प्रावधान किया इस EWS एक्ट 2019 के माध्यम से। अब राज्य सरकारों ने भी जो है इसको एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि जो संविधान में संशोधन हुए आर्टिकल 15 और 16 में, उनमें ये लिखा गया कि यदि राज्य सरकारें चाहें, उनको कंपल्शन नहीं किया, राज्य सरकारें चाहें तो इस तरीके का प्रावधान जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य सरकारें भी ला सकती हैं। तो आपकी सूचना के लिए लगभग सभी राज्यों ने ये उनके राज्य में भी एप्लीकेबल कर दिया। 2 राज्य मेरी नॉलेज में ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है, जिसमें एक तमिलनाडु है और एक कर्नाटक है, और दोनों ने नहीं किया। उसका कारण जो है OBCs को दिए जाने वाले रिजर्वेशन की हायर परसेंटेज है, तो टेक्निकली उनको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए उन्होंने वहाँ नहीं किया। बाकी सब राज्यों ने कर दिया है। खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र ने भी जब केंद्र सरकार ने किया उसके बाद 3 महीने के अंदर ही इस तरीके के प्रोविज़न अपने यहाँ ले आए थे। और महाराष्ट्र में जैसा उस युवा ने अभी बताया कि मुझे ट्यूशन फीस का 50% मिल रहा है, जिसकी योजना की जानकारी भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दी थी। यानी आपके पास EWS सर्टिफिकेट है और आपका बच्चा टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले रहा है और महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन ले रहा है, तो उसकी ट्यूशन फीस में 50% की माफ़ी तो गारंटेड मिलने वाली ही है। तहसीलदार सर्टिफिकेट इशू करता है और इसका जो फॉर्मेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती है, ऑफलाइन होती है। या तो स्टेशनरी की दुकान से ये फॉर्म मिल जाएगा या तहसील के ऑफिस से भी मिल जाएगा। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसका आप ज़रा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा अभी नहीं करूँगा। यहाँ देखिए 2-3 सर्टिफिकेट हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए लगाना पड़ेगा कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप SC ST और OBC नहीं है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट ये भी तहसीलदार ऑफिस से मिलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही ये लाभ मिलेगा, इसलिए डोमिसाइल महाराष्ट्र का है वो सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिलेगा। तीसरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अभी आप कुछ भी डिक्लेरेशन कर दें कि मेरे पास तो जो है 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको तहसीलदार से लाना। ये 3 सर्टिफिकेट इशू कराने के बाद आप जो है EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। इस तरीके के ये प्रावधान हैं। बाकी कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं और तहसील ऑफिस में जब अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक सिस्टम होता है कि वहाँ बिचौलिए होते हैं जिन्हें मिडिल मैन बोलते हैं, उनके माध्यम से बहुत इजीली काम हो जाता है। तो उन्हें अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बार बार चक्कर नहीं लगा सकते हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें समझ में भी नहीं आती हैं। ये भी एक कारण है। अभी इनकम असेट सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए दिया जाता है महाराष्ट्र में। कई कुछ राज्य ऐसे हैं जो 3 साल के लिए भी देते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल के लिए है। रिन्यूअल नहीं होता है, हर साल आपको फ्रेश अप्लाई करना है। अभी किस विद्यार्थी को ये सर्टिफिकेट लेना चाहिए? टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में कब जाता है विद्यार्थी? 12वीं कक्षा पास करने के बाद, बराबर। अभी 12वीं कक्षा में ऐसा विद्यार्थी आपके परिवार का या आपके परिचय में जो मेरिटोरियस है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मुझे तो MBBS में जाना है या IIT में जाना है या ऐसा कोई कोर्स करना है, तो उसे ये एडवाइस करना है कि जब तुम क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन करोगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, वो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी क्वालिफाइंग टेस्ट के लिए एप्लीकेशन करेगा, जैसे MBBS के लिए नीट है या इंजीनियरिंग के लिए JEE है, उस समय उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैटेगरी भरी जाती है, SC है, ST है, OBC है, जनरल हैं, तो उसमें आपको EWS भी अब लिखा हुआ मिलेगा। EWS आपको क्लिक करना है, टिक करना है। वो करने पे क्या होगा कि जब मेरिट लिस्ट बनती है तो आपको पता है SC की अलग बनती है, ST की अलग बनती है, OBC की अलग बनती है, EWS की भी अलग बनेगी और उनके कट ऑफ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
तो उसमें जो है वो लाभ वो ले सकेंगे। तो एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर हुई कि ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थियों के लिए काम की चीज़ नहीं है। 12वीं कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी है और वो भी मेरिटोरियस विद्यार्थी है, प्रतिभाशाली है और डेफिनेटली वो उच्च शिक्षा में जाने वाला है, उनके ये काम की चीज़ है। अभी सर्टिफिकेट कैसा मिलता है आपको? महाराष्ट्र सरकार ये सर्टिफिकेट देने वाली है, देख लीजिए इसको। इसमें रेड इंक के अंदर जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। फैमिलीज इनकम इज़ बिलो 8 लाख रुपीज़, वैलिड फॉर द ईयर, यहाँ लिखा अभी अब 23-24 लिखा होगा, यानी आपने सर्टिफिकेट कब भी महाराष्ट्र में इशू कराया लेकिन 31 मार्च 2024 को वो एक्सपायर हो जाएगा। भले आपने दिसंबर में बनाया, आपको अप्रैल में फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। और नीचे आप देखिए लिखा है कास्ट के लिए कि ही बिलोंग्स टू सो एंड सो कास्ट विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप SC ST और OBC में नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट तहसीलदार से आपको मिलता है। और जितने भी मैंने क्राइटेरिया असेट्स के बताए वो भी इसके अंदर जो है सर्टिफिकेशन में आ रहे हैं। देखिए ये रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का नहीं है, ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा की नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड, और अगर वो म्यूनसिपाल्टी नोटिफाइड एरिया में है तो उसका रेजिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का नहीं है, और नॉन म्यूनसिपाल्टी एरिया के अंदर ये 200 यार्ड से ज़्यादा का नहीं। यस, देखिए हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2 सर्टिफिकेट अलग अलग मिलते हैं नॉर्मल कोर्स में, लेकिन महाराष्ट्र में एक ही मिलेगा। उसका कारण क्या है कि महाराष्ट्र ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वो ही रखे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। अभी जैसे गुजरात है या फिर राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में फ़र्क किए हैं, तो वो 2 सर्टिफिकेट देते हैं, एक स्टेट में काम में आता है, एक केंद्र सरकार में काम में आता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक ही सर्टिफिकेट दोनों जगह काम में आएगा, चलेगा। ये महाराष्ट्र में इशू हुआ है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही काम में आएगा, यही काम में आएगा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मांगती है, ये सर्टिफिकेशन ही मांगती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही क्राइटेरियाज है ना ये। नहीं देते चलता है, आप दोबारा से क्लेरिफाई करना। हमने किया हुआ है, मैंने इसकी जानकारी ली है, उसके बाद ही मैंने ये इस तरीके से किया है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि सरकारी कर्मचारियों को भी सही जानकारी नहीं होती, तकलीफ़ वहाँ आती है। और हम लोग जो है वेबसाइट पर जाकर पढ़ते नहीं हैं। आप इसको पूरा पढ़ो वेबसाइट पर जाकर, EWS डाल दो, महाराष्ट्र सारा खुल जाएगा। अभी जो है EWS सेंट्रल गवर्नमेंट डाल दो, सारा खुल जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो जानकारी सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं होती है, और कुछ सरकारी कर्मचारी मेलाफाइड इंटेंशन से भी जो है वो जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट दोनों जगह काम पे आएगा। अभी मैंने ये कहा था कि हम हर वीक में साल में 6 महीने ऐसे आते हैं कि पूरी जानकारी देते हैं। इसमें सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, अलग अलग राज्यों की जो योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी देते हैं, CSR की जो स्कीम्स हैं उसकी भी जानकारी देते हैं, डेट्स कब खुल रही हैं, कब बंद हो रही हैं, वो सारी जानकारी जो है BJS बहुत उत्तरदायित्व के साथ सर्कुलेट करता है। आप ये नंबर नोट करें, ये नंबर BJS पुणे के नाम से सेव करें, पहले आपको सेव करना पड़ेगा ये नंबर। उसके बाद व्हाट्सएप पर आप ये जानकारियाँ जो मैंने 4 लिखी हैं, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID यदि हो, और आप किस नगर शहर से हैं, ये 4 जानकारी व्हाट्सएप पर आप इस नंबर पर देंगे तो आपको हम ब्रॉडकास्ट ग्रुप में शामिल कर लेंगे, और आपको जितनी भी जानकारी अब हम फ्यूचर में फ्लैश करेंगे आपको आने लग जाएगी। तो इसको या तो आप तुरंत ये नंबर नोट करके सेव करके, और ये काम 1 मिनट के अंदर पता दीजिए, पेंडिंग मत रखिए, ताकि आप जो है जुड़ जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नंबर आप सेव करिए आपके मोबाइल में BJS पुणे के नाम से, और फिर ये एक व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप खुल जाए तो ये 4 नाम, वहाँ से आपको एक लिंक आएगा। मेरी बात सुनिए, ये आप जब ये व्हाट्सएप करेंगे तो आपको हमारे ऑफिस से, पूना ऑफिस से एक लिंक आएगा, उसको यस करना है, अप्रूव करना है, तो आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ओके, क्लियर है? अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए अल्पसंख्यक विषय थोड़ा सा जो है ये लेथार्जिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है ना, ये ऐसा होता है ना, 2 घंटे सुनना है और मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ हंसी मजाक नहीं हो रही है तो लोग बोर हो जाते हैं। मैं ये बात जानता हूँ और मैं आपके चेहरों को भी पढ़ रहा था, लेकिन आप बैठे रहे और शायद मेरी इस रिक्वेस्ट पे कि भाई ये समझेंगे तो दूसरों को देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और डेफिनेटली ये
अगर आप शेयर करते, आप एक काम करिए, ये देखिए मैंने मेरा नंबर दिया है यहाँ पर, मेरा नंबर दिया है। एक चीज़ तो ये है कि मेरा नंबर आप जो है आपके जितने भी जैन ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए कि भाई आपको किसी भी तरह की स्कॉलरशिप की, चाहे वो अल्पसंख्यक स्कीम हो, स्कॉलरशिप स्कीम हो या दूसरी स्कीम हो, उन सब के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए तो निरंजन जुआ को कांटेक्ट कीजिए, ये उनका मोबाइल नंबर है। और दूसरी बात, यहाँ मंदिरों के जितने भी ट्रस्टी हैं, ये बात मैं अभी शाम के प्रोग्राम में भी बोलूँगा कि वो मेहरबानी करके अपने मंदिर के नोटिस बोर्ड पे ज़रूर लिखें कि भाई जो है आपको किसी भी तरीके का मार्गदर्शन चाहिए तो आप इस व्यक्ति को संपर्क करिए। बराबर, व्हाट्सअप मैसेज तो क्या आज आया डिलीट हो गया चला जाएगा, या तो उसे रिपीट करते रहिए, हर महीने में रिपीट कर दीजिए, लेकिन मंदिर के नोटिस बोर्ड पर अवश्य लिखवाएं। इसमें सिर्फ मेरा नाम और मेरा टेलीफोन नंबर, और इसमें एक चीज़ और जोड़ दें ब्रैकेट में, 11 AM to 6 PM। लोग मुझे रात को 11 बजे भी फ़ोन कर लेते हैं तो थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, तो एक समय डाल दें कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में बात करें। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शाम को वैसे तो 3 बजे का टाइम है, लेकिन मीर भाई कितनी बजे मुझे स्टेज पे बुलाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन 2 निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस विषय से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय जिस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा 3 बजे के बाद, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप में से कोई भी न जाए, सब यहाँ उपस्थित रहें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। कि देखिए, इसमें तो जो मैंने एक्शन आपको बताया वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप किसी को देना चाहें जानकारी तो दें, इसके लिए आपको कंपल्शन नहीं है। बराबर, आप अगर समाज के प्रति उत्तरदायी हैं, उत्तरदायित्व समझते हैं तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जो विषय अब हम शाम को लेकर आ रहे हैं उसमें तो आप जितने भी लोग हैं उनको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल समाज की बेहतरी के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए निभाने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, इसलिए जो है आप कहीं ना जाएं, अभी भोजन करें, उसके बाद यहीं आराम करें। मीर भाई का जो है वो युवा सम्मेलन होने वाला है, उसमें शिरकत करें और उसके बाद मैं समझता हूँ 3:30 बजे के आसपास जो है वो ये कार्यक्रम होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। श्री सन्मति सेवादल बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था आयोजित युवा सम्मेलन दौंड के पहले सत्र में आप सभी का मैं पुनश्च स्वागत करता हूं। आणि पहिल्या सत्रामध्ये निरंजनजी जुआ जैन यांनी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती, एज्युकेशन लोन आणि त्यांच्या ज्या काही पात्रता त्यांच्यासाठी लागतील आणि कशा पद्धतीने आवेदन करायचं या संदर्भात सर्वच विषयांमध्ये त्यांनी प्रकाश टाकला आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये पैशांची अडचण कुठंच येणार नाही यासाठीच्या ज्या सर्व सरकारी स्कीम आहेत त्याबद्दल मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे आणि ही संधी आपणा सर्वांसमोर सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिली त्यासाठी मी मीरबाईंचा देखील या ठिकाणी आभारी आहे। आणि हे जे मार्गदर्शन आहे ते सर्वांसाठी फलदायी ठरेल असं मी आशा करतो आणि सर्वांना या ठिकाणी समितीतर्फे आयोजित केलेल्या सुरुची भोजनाचा आस्वाद घेण्याची विनंती करतो।